आज क्लास 9th में हम पढ़ाने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ। बच्चों अब फाइलम आपको पढ़ना, एक एक फाइलम पढ़ने हैं, मतलब संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा। तो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। बच्चों जंतु जगत का प्रथम फाइलम प्रोटोजोआ है, यानी जब जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी, तो जब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था, तो पहला फाइलम इसका है प्रोटोजोआ। प्रोटो प्लस जोआ, यहाँ पर लिखा है कि प्रोटो प्लस जोआ और इसका टू यानी क्या होगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी संधि विच्छेद इसका करेंगे तो प्रोटो प्लस जोआ इसका टू प्रोटोजोआ। और यहाँ पे नीचे दिया है प्रोटो मीन्स फर्स्ट प्लस एनिमल्स, जोआ मीन्स एनिमल्स। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स और इसका टू है फर्स्ट एनिमल्स, मतलब जंतु जगत के पहले जंतु हैं ये, यानी प्रथम जंतु कौन से हैं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में देखिए पहला, इसमें एक मैंने फिगर बना रखा अमीबा का, ये अमीबा का फिगर है एक। अमीबा आपने नाम सुना भी होगा, अमीबा। तो बच्चों अमीबा क्या है, एक सूक्ष्म जीव है जो तालाब में पाया जाता है। अमीबा की कई प्रजातियां हैं। अमीबा प्रोटियस, ये जो बना हुआ है अमीबा प्रोटियस, जो तालाब में होता है, पानी में होता है, गीली मिट्टी में होता है। और अमीबा की और वैरायटी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो परजीवी के रूप में मनुष्य की आंत में होता है और अमीबी पेचिस उत्पन्न करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस क्या होता है, दांतों में होता है, जिससे पायरिया रोग हो जाता है मनुष्यों में। पायरिया यानी जिससे दांतों से बदबू आने लगती है और पस निकलता है। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और ये अमीबा प्रोटियस। अमीबा की कई वैरायटी है। एक है आपका एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई भी है जो मनुष्य की आंत में होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या करता है, वो सहजीवन के रूप में वहाँ पर रहता है और वो एक लाभदायक जो है परजीवी के रूप में कार्य करता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। तो अब इधर देखिए कुछ मैंने लक्षण लिख रखे हैं अमीबा और इसके जो है प्रोटोजोआ के लक्षण क्या हैं, यानी यूनिसेलुलर, यानी प्रोटोजोआ के जंतु क्या है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। मतलब जितने भी जंतु हैं प्रोटोजोआ के वो एक कोशिकीय होती हैं, मतलब कोशिकीय स्तर की संरचना इनकी होती है। और ये जंतु क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मतलब सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेंगे, आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एक कोशिकीय होंगे जंतु, यानी यूनिसेलुलर बॉडी इनकी होगी, कोशिकाओं के द्वारा ही इनमें समस्त जैविक क्रियाएं होंगी। जैसे आपका केंद्रक यहाँ पर लिखा हुआ बीच में, केंद्रक ही मेन होता है और इसी से समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। सूक्ष्म जीव, फिर ये क्या, कास्मोपोलिटन मतलब सर्वव्यापी। ये जंतु क्या होते हैं, कास्मोपोलिटन मतलब सर्वव्यापी, यानी मिट्टी में और जमीन में और पानी में और वायु में भी होंगे, परजीवी के रूप में, मनुष्यों के रूप में के अंदर जो है कुछ परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये समस्त स्थानों पर पाए जाते हैं जंतु। अगला है पेलिकिल, यानी इन जंतुओं के चारों ओर एक आवरण होता है जिनको क्या बोलते हैं, पेलिकिल। एक्सेप्ट अमीबा, अमीबा को छोड़कर, देखिए अमीबा यहाँ पर बना हुआ है, अमीबा के चारों ओर एक पेलिकिल नहीं पाई जाती है। प्रोटोजोआ के समस्त जंतुओं में पेलिकिल होती है, लेकिन अमीबा में नहीं होती है। बच्चों एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है या आपसे कोई पूछ सकता है कि अमीबा की आकृति अनिश्चित क्यों होती है, यानी कोई अमीबा कैसे भी बना दो टेढ़ा मेढ़ा, देखिए बना हुआ है, इसको किसी साइड में आप कम ज़्यादा करके टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हो, क्योंकि इसके चारों ओर पेलिकिल नहीं पाई जाती। जब पेलिकिल नहीं होगा तो उस जंतु की आकृति यानी शेप उसमें नहीं आएगी। किस शेप का होगा वो नहीं बनेगा। जैसे यूग्लिना और पैरामीशियम की आकृति निश्चित है, जैसे पैरामीशियम उसकी आकृति चप्पल के तलवे के आकार यानी स्लीपर लाइक उसकी बॉडी है, तो उसके चारों ओर पेलिकिल है तो उसका आकार निश्चित है। लेकिन अमीबा कोई आकार निश्चित नहीं होता क्योंकि उसके चारों ओर पेलिकिल नहीं पाई जाती है। और अमीबा में प्रोटोप्लाज्म होता है यानी जीव द्रव्य होता है, और बाह्य द्रव्य और अंतः द्रव्य, दो प्रकार के द्रव होते हैं। और अमीबा जिस तरह भी उसका प्रोटोप्लाज्म लुढ़केगा उसी तरफ इसकी कूटपाद बन जाते हैं, जिससे वो गति करता है, मूवमेंट करता है। अगला है होलोफिटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक।
यानी ये जंतु क्या होते हैं, पोषण के आधार पर होलोफिटिक यानी जंतु पोषी होंगे, और सैप्रोफिटिक यानी मृदोपजीवी होंगे कुछ जो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं, और पैरासिटिक मतलब परजीवी होंगे जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया रोग होता है, तो परजीवी भी होते हैं। फिर है गैसियस एक्सचेंजेस, अगला पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज मतलब यानी इन जंतुओं में कोई स्पेशल पर्टिकुलर अंग नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, नाक होती है, फेफड़े के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, किडनी होती है। तो इन जंतुओं में क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है और उसी के द्वारा इनके अंदर वायु यानी ऑक्सीजन जाएगी और पानी की सतह से और इनकी बॉडी की जो सतह होती है यानी प्लाज्मा की झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, बाहर की जो झिल्ली है यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लाज्मा लेमा, बाहर की जो लेयर है उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इस प्लाज्मा लेमा के द्वारा ही इनमें श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। तो गैसीय विनिमय यानी अंदर ऑक्सीजन जाएगी और बाहर CO2 बाहर निकलेगी, किसके द्वारा, इस प्लाज्मा लेमा के द्वारा। और जितने उत्सर्जित पदार्थ हैं वो भी इस बाहर की जो लेयर है यानी प्लाज्मा लेमा से होती है। यानी जंतु की सतह से ये सारे कार्य होते हैं, श्वसन के और उत्सर्जन के होते हैं। अगला क्या है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल यानी इनमें जनन जो होगा यानी प्रजनन की क्रियाएं एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। जैसे कि अमीबा में बीजाणु जनन के द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है, द्विविभाजन के द्वारा होता है। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होगा, दो जंतुओं को आपस में जो है संयुग्मन करेंगे और फिर निषेचन की क्रिया होती है, वो लैंगिक जनन होता है। तो इन जंतुओं में दोनों प्रकार से जनन पाया जाता है। अगला है यहाँ पर सीवी और एफवी मैंने लिखा है। सीवी मतलब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील धानी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब संकुचनशील धानी इन जंतुओं में होती है, और एफवी मतलब खाद्य धानी, फूड वैक्यूल्स इन जंतुओं में खाद्य धानी और संकुचनशील धानियाँ यानी रिक्तिका होती हैं। तो संकुचनशील धानी क्या करती है, हमारी बॉडी में किडनी जैसी होती है, किडनी का कार्य करती है संकुचनशील धानी। बच्चों ये जंतु पानी में होगा यानी अमीबा जब पानी में होगा, जितने भी प्रोटोजोआ जंतु होंगे जो जलीय होंगे पानी में होंगे उनमें क्या होगी, संकुचनशील धानी होगी। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद पानी कहाँ गया, ब्लड में पहुँच गया और फिर ब्लड फिल्टर होता है और फिर मूत्र के द्वारा बाहर यानी पानी वो जो उत्सर्जित पदार्थ है वो बाहर निकलता है मूत्र के रूप में। उसी प्रकार से अमीबा के अंदर जब पानी ज़्यादा जाता है, अधिक मात्रा में पहुंच जाएगा, तो एक्सेस मात्रा में जो पानी होगा, अधिक मात्रा में पानी, वो संकुचनशील धानी उसको बाहर निकालती है। अगर संकुचनशील धानी कार्य नहीं करेगी तो अमीबा के अंदर पानी जाता रहेगा और अमीबा को फूल करके मोटा होकर ब्लास्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा। तो संकुचनशील धानी क्या करती है, एक पंप की तरह कार्य करती है जो अंदर का पानी बाहर निकालती है। तो संकुचनशील धानी किडनी की तरह कार्य करती है। अगला है खाद्य धानी, फूड वैक्यूल्स, जिसमें क्या होता है, जब कोई जंतु यहाँ पर आया, सपोज करिए यहाँ पर कोई जंतु या कोई इसका भोजन, अमीबा का भोजन यहाँ पर आया और आने के बाद अमीबा क्या करता है, अपने फूड पादों को चारों ओर से घेर लेता है इस प्रकार से, और ये इस फूड को यानी फूड पार्टिकल्स को, ये फूड है, इस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है और लेने के बाद ये अंदर की जो हैं, अंदर के जो कूट पाद हैं ये मिट जाते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से। अब देखिए अमीबा आगे बढ़ गया, ये कूटपाद आगे बढ़ जाएंगे और कूटपाद के द्वारा वो भोजन को अपने अंदर ले लिया, यानी अब फूड पार्टिकल्स कहाँ आ गया, अमीबा के अंदर आ गया। अब ये फूड का पार्टिकल्स इसके अंदर पहुंच जाएगा, यानी जो खाद्य धानी है, खाद्य धानी के अंदर ये फूड आ जाएगा। तो खाद्य धानी के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होगा। ये फूड इस खाद्य धानी के अंदर पहुंच जाएगा, उसमें लाइसो एंजाइम्स होते हैं और भी पाचक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो क्या करेंगे, इस भोजन को पचा देते हैं। तो इस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है अमीबा, पोषण की विधि है। अगला क्या है, इसमें जो मूवमेंट होता है, गति होता है, यानी प्रोटोजोआ जंतुओं में जो गति होती है, मूवमेंट होती है, वो कैसे होती है, इनमें जो मूवमेंट होगा, इनमें जो गति होती है बाई
कूटपाद, कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया, और फ्लैजिला, फ्लैजिला और सीलिया, फ्लैजिला और सीलिया। यानी ये क्या है, कूटपाद और फ्लैजिला और सीलिया, यानी प्रोटोजोआ के जंतुओं में इन अंगों के द्वारा उसमें मूवमेंट होगा, यानी गति होगा, प्रचलन की प्रक्रिया होगी। प्रचलन कूटपाद द्वारा, फ्लैजिला द्वारा और सीलिया के द्वारा होगा। कूटपाद किस में होता है, अमीबा में, अमीबा में प्रचलन कूटपाद द्वारा होता है। फ्लैजिला किस में होगा, यूग्लिना में। बच्चों आपने देखा होगा यूग्लिना में जो आगे एक चाबू जैसा निकला होता है उसको हम फ्लैजिला कहते हैं, जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता है यानी गति करता है, यूग्लिना। सीलिया भी प्रचलन अंग है। पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम आपने पिक्चर में देखा या बुक में देखा होगा। पैरामीशियम के चारों ओर छोटे छोटे से रोए होते हैं, जैसे तौलिया होती, तौलिया के रोए होते हैं छोटे छोटे से, चारों तरफ बॉडी के चारों ओर होते हैं, वो उनको सीलिया कहते हैं। और सीलिया के द्वारा वो यानी पैरामीशियम मूवमेंट करता है, गति करता है। तो ये लक्षण थे सब प्रोटोजोआ के बच्चों। अब एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटअमीबा एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है इसके। अब इसमें अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में बता दूं बच्चों। अमीबा मैंने बताया कि अमीबा जो है डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, डिफरेंट प्रजातियां हैं उसकी हैं। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा जिंजीवालिस और एंटअमीबा कोलाई, और आपका ये अमीबा प्रोटियस है। और यहाँ पर लिखा है यू मतलब यूग्लिना, एक यूग्लिना जंतु होता है। तो वो क्या है, जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता है, जब भोजन उसको नहीं मिलता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन खुद बना लेता है। जंतुओं में भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी जंतु क्या होते हैं, परजीवी होते हैं या परपोषी होते हैं। लेकिन यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है, और उसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेता है। तो यूग्लिना को जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहते हैं। तो बच्चों ये तो था आज प्रोटोजोआ के बारे में मैंने बताया, प्रोटोजोआ संघ के लक्षण, और ये आपको एक फिगर बना के बताया है अमीबा में क्या क्या होता है। थैंक यू।